हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्लीपी क्लासेस में ईपीएफओ रिवीजन सीरीज़ कर रहे थे हम, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। ठीक है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले मुझे और उनको पढ़ के बहुत ही अच्छा फील हुआ। एक बड़ा ही अच्छा कमेंट था कि सर इतनी सुस्ती क्यों फैलाई हुई है। दोस्तों, सुस्ती तो होती ही है। देखिए, जब भी हम ना लॉ करते हैं, ठीक है, मैं बहुत ही ऑनेस्ट हो रहा हूँ। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना लॉ कर रहा था तो हमारे वहाँ पे टीचर्स प्रोफेसर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल हैं, क्योंकि दे आर टीचिंग देयर। बट कई बार ऐसा होता है, आपके कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा वेग हो जाते हैं, उसमें लाइन्स लिखी होती हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो सुस्ती फैल जाती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि थोड़ा सा आपको ईजी किया जाए। तो उसी इजी के चक्कर में आज हम ना दो चीज़ें समझेंगे। देखिए, हम इन फैक्ट्रीज एक्ट कर रहे थे, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट करने से पहले अब मैं आपको ना दो एग्जांपल दूंगा। अब इन्हीं दो एग्जांपल को आपने इमेजिनेटिव स्टेट में करना है, ठीक है जी। अब ये दो एग्जांपल क्या हैं वो देखते हैं। ये है केएफसी या फिर एमएकडी, ठीक है जी, मुझे अरसे हो गए यहाँ पे खाना खाए हुए। और ये है आपका स्टील इंडस्ट्री या फिर एक कार इंडस्ट्री हो गई, या फिर हमारी क्या हो गई, ग्लास मेकिंग हो गई, ठीक है जी, या फिर पेंट मेकिंग हो गई। ये दो टाइप के हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों पे ही जितने भी कॉन्सेप्ट करेंगे हम फैक्ट्रीज एक्ट के, आपने इन्हीं पे ही इमेजिन करना है कि अच्छा कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसी कैसी होती हैं, ठीक है। केएफसी भी जो है वो इंडस्ट्रियल और लेबर लॉज के अंतर्गत आता है, और ये भी आपका स्टील, कार, ग्लास, पेंट इंडस्ट्री जो ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो अब हम जो भी कॉन्सेप्ट करेंगे ना, आप इमेजिन करेंगे कि मैं बोलूँगा हाँ केएफसी को इमेजिन करिए। देखिए, आप में से मोस्टली केएफसी, मैकडी या फिर और क्या कहते हैं, हाँ सबवे हो गया, ठीक है जी, सबवे हो गया, या फिर और क्या होता है, या फिर आपका पिज़्ज़ा हट हो गया, या फिर आपका डोमिनोज़ हो गया। भूख लगी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये हो गए, ये आपके एक चीज़ हो गए। या फिर आपके क्या इस वाले सेक्शन में हम देखेंगे आपकी बैंगल्स मेकिंग हो गई। बैंगल्स क्या, चूड़ियाँ बनाते हैं, बैंगल्स मेकिंग फैक्ट्री हो गई। या फिर आपके इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हो गए, या फिर टायर मेकिंग हो गई, ठीक है जी। फिर आपके क्या कहते हैं, ग्रीस मेकिंग हो गई, या फिर आपके ऑयल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है जी। मतलब ये दो टाइप की हमने इंडस्ट्री क्लासीफाई कर दी है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया है। तो आज हम थोड़ी सी बोरियत वाली चीज़ को पहले ही थोड़ा रूल आउट कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं चैप्टर 4 पे, ठीक है। हमने 3 चैप्टर तो कर लिए थे फैक्ट्रीज एक्ट के, अब चैप्टर 4 में आएंगे सेफ्टी। अब देखिए, सेफ्टी जो है ना दोनों में ही रिक्वायर्ड है, दोनों में ही है। अब उसके पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। आपने ना ये जितने भी मैंने आपको सेक्शंस आज करवाने हैं, ये थोड़े छांट लिए गए हैं, इनको जानना ज़रूरी है। और देखिए दोस्तों, ये क्यों जानना ज़रूरी है। आप ईपीएफओ एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जब आप ईपीएफओ बन जाएंगे, ठीक है, और आपकी ट्रेनिंग होगी, तो आपको ये एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे इट इज़ एज सिमिलर एज दैट कि फॉर एग्जांपल आप एक लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी, आफ्टर योर ग्रेजुएशन, और आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ ली। कहाँ से? आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी लक्ष्मीकांत से पूरी अच्छी तरीके से। तो जब आप लॉ एंट्रेंस करके लॉ स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो आपको एक एज मिल जाता है कि हाँ यार, इंडियन पॉलिटी में मैंने ये चीज़ें तो अच्छे से कर ली हुई थी, तो आपको वो सब्जेक्ट इजी लग जाता है। मैं सोचता हूँ कि आप लोग ईपीएफओ ऑलरेडी लगे हुए हैं, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, और आपकी सिलेक्शन होके रहेगी। तो आपको ये एक्ट जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज में, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट ही है, ठीक है, ये आपको वहाँ पे ट्रेनिंग में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब सेफ्टी के बारे में देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। आपका जो सेफ्टी में है सेक्शन 21 आता है, फेंसिंग ऑफ मशीनरी। अब देखिए अच्छा चलिए इसको दे देते हैं टाइप 1, ठीक है, और इसको दे देते हैं टाइप 2, ठीक है। अब देखिए, फेंसिंग ऑफ मशीनरी अगर देखना हो, चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं, ये मैं आपको पॉइंट्स रीड कर दूंगा। अब टाइप 1 में आते हैं, केएफसी में। अब कई बार होता है, आप केएफसी में किचन टूर भी होते हैं, तो आप देखिए अंदर क्या क्या होता है। अंदर ऑयल मशीन्स लगी होती हैं जहाँ पे फ्राई हो रहा होता है, ठीक है जी। अंदर रेफ्रिजरेटर होता है जहाँ पे डीप फ्रीजिंग होती है। अंदर ग्रिल मशीन लगी होती है। फिर पेप्सी लगाने की मशीन लगी होती है, और पेप्सी के साथ साथ क्या लगा होता है, CO2 के बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या है कि फेंसिंग ऑफ मशीनरी कहाँ आ जाती है, ये टाइप 1 में आ गए। अब टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 जो ऊपर हो गया है कि सपोज
कार मेकिंग मशीनरी है, ठीक है जी, कार मेकिंग फैक्ट्री है, या फिर हमने क्या लिखा था ऊपर, ये देखिए स्टील इंडस्ट्री है, या ग्लास मेकिंग है, पेंट मेकिंग है। तो अब इसमें फेंसिंग ऑफ मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइप 1 में भी और टाइप 2 में भी, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि हर फैक्ट्री में एवरी पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर, अब देखिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर आपके केएफसी में भी होगा, इलेक्ट्रिकल जनरेटर आपके कार मेकिंग में भी होगा, ठीक है जी। अब मोटर और रोटेटरी कन्वर्टर, ठीक है, ये दोनों में होगा। ये एवरी पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन मशीनरी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि क्या होता है, जो कि पावर सप्लाई करता है, ठीक है जी। एवरी डेंजरस पार्ट ऑफ अदर मशीनरी, दूसरे मशीनरी की, ठीक है जी, शैल बी सिक्योरली फेंस्ड मतलब कि खुला नहीं छोड़ना उसको, प्रॉपरली आपने कवरिंग देनी है बाय सेफ गार्ड्स ऑफ सब्सटेंशियल, ठीक है जी। अब आते हैं सेक्शन 22, वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, ठीक है जी। अब देखिए टाइप 1 पे आते हैं, फ्राइज कर रहे हैं, तल रहे हैं, ठीक है जी। वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, अब फ्राइज तल रहे हैं तो हॉट ऑयल हो रहा है, तो अब देखिए आपको सेफ्टी गियर तो चाहिए उसमें, ठीक है जी। एक क्या गया, कार मशीनरी में है कि कन्वेयर बेल्ट चल रही है, ठीक है जी, या फिर कोई चक्का चल रहा है, या बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी चल रही है। तो अब इस पे आते हैं, सेक्शन 22 क्या है, वर्क ऑन नियर मशीनरी इन मोशन, ठीक है जी। अब देखिए सच वर्कर शैल नॉट हैंडल अ बेल्ट, कौन से वर्कर हैंडल नहीं करेंगे बेल्ट को, एट अ मूविंग पुली अनलेस, ठीक है, द बेल्ट इज नॉट मोर देन 15 सेंटीमीटर इन विड्थ। तो देखिए 15 सेंटीमीटर की विड्थ होनी चाहिए, ठीक है, इतनी दी हुई 15 सेंटीमीटर, ये स्टैट्यूट में दिया है। द पुली इज नॉर्मली फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइव एंड नॉट मेयरली अ फ्लाई व्हील और बैलेंस व्हील, मतलब कि एक फ्लाई व्हील और बैलेंस व्हील की तरह नहीं है, ठीक है, मतलब कि ये एक पर्पस ऑफ ड्राइव के लिए ही है, उसी के लिए होना। इन विच केस अ बेल्ट इज नॉट परमिसिबल, मतलब इस केस में बेल्ट परमिसिबल नहीं है। तीसरा क्या है, द बेल्ट जॉइंट इन ईदर लेस्ड और फ्लश विद द बेल्ट, ठीक है, द बेल्ट इंक्लूडिंग जॉइंट एंड पुलियम एंड गुड रिपेयर, मतलब कि आपकी जो बेल्ट है वो प्रॉपरली जुड़ी होनी चाहिए, आपकी जो लगी हुई है वो प्रॉपरली, ऐसे नहीं है कि मतलब कि फ्लटर कर रही है, फ्लश कर रही है, बिल्कुल प्रॉपरली होनी चाहिए। और देयर इज़ अ रीजनेबल क्लियरेंस बिटवीन पुली एंड फिक्स्ड प्लांट, मतलब कि आपकी जो पुली है और जो प्लांट है उसमें एक रीजनेबल क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, क्लियरेंस चाहिए, मतलब कि आवाजाही प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है जी। और क्या है, सिक्योर्ड फुट होल्ड होना चाहिए और हैंड होल्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ऐसी चीज़ है, चलो केएफसी में आ जाते हैं। सपोज़ यहाँ पे एक नलका लगा हुआ है जहाँ से कि हॉट ऑयल पोर हो रहा है, ठीक है। अब हॉट ऑयल के ऊपर यहाँ तो वो लगाएंगे नहीं, ठीक है जी, नलका टाइप नहीं लगेगा, उसका मैकेनिज़्म जो है नीचे एक क्या होगा, फुट होल्ड होगा, जिससे कि वो जो हॉट ऑयल है यहाँ पे गिरेगा। तो ये क्या है, सिक्योर फुट होल्ड होना चाहिए, जहाँ पे कि आपका प्रॉपरली वो हो, या फिर अगर हैंड होल्ड भी है तो वो भी एक अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है जी, फॉर द ऑपरेटर, ठीक है। ये आ गया केएफसी का। सिमिलरली आपकी इंडस्ट्रियल का भी आ गया। एनी लैडर इन यूज फॉर कैरिंग आउट एग्जामिनेशन ऑपरेशन अफोरसाइड इज सिक्योरली फिक्स्ड और लैश्ड। अब देखिए मान लीजिए ये नीचे ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, और ऊपर वाली मंजिल में यहाँ पे जनरेटर लगाया हुआ है, यहाँ पे आपने CO2 के कोई भी चीज़ें लगा दी हैं, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ से सीढ़ी रखी हुई है इंस्पेक्शन के लिए, तो ये जो सीढ़ी है, एनी लैडर इन यूज़ फॉर कैरिंग आउट एग्जामिनेशन शुड बी सिक्योरली फिक्स्ड, मतलब ये ऐसे नहीं कि हिल रही हो या कुछ हो, और मतलब इसको अच्छे से फिक्स किया गया होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 23, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन्स, ठीक है जी। अब डेंजरस मशीन्स कैसी कैसी हैं, चलिए फर्स्ट सेक्शन पे आते हैं। केएफसी में डेंजरस मशीन क्या क्या हो सकती है, देखिए वो ऑयल वाली हो गई, ठीक है जी, फिर वो आपके ग्रिल बर्गर वाले हो गए, या फिर आपके जो डीप फ्रीज़र है, ठीक है। अब डीप फ्रीज़र कैसे डेंजरस मशीन होगी वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे -30 इसका टेम्परेचर है, ठीक है जी, और इसका जो डोर है, सपोज़ अब ये बहुत ही बड़ा एक कमरा सा बनाया हुआ है और ये इसका एक दरवाज़ा है, ठीक है। सपोज़ एक बंदा जो है वो अंदर गया कि हाँ मैं यहाँ से नगेट्स ले लेता हूँ, यहाँ से फ्रोज़न वो ले लेता हूँ, और पीछे से ये दरवाज़ा बंद हो गया, और दरवाज़ा बंद हो गया तो -30 में कोई बचेगा, आई डोंट थिंक सो। तो इसमें क्या है कि इसका एक प्रोविज़न अच्छे से होना चाहिए कि
एक सेफ्टी लैच होना चाहिए कि अंदर से भी खुल सके, ठीक है, इस तरीके से होने चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, ठीक है। अब देखिए, नो यंग पर्सन, ठीक है जी, शैल बी रिक्वायर्ड अलाउड टू वर्क ऑन एनी मशीन विच दिस सेक्शन अप्लाइज, ठीक है जी, मतलब कि कोई भी यंग पर्सन को नहीं लगाया जा सकता है अनलेस क्या है, उनको फुल्ली इंस्ट्रक्शन मिली है कि ठीक है इस तरीके से आपने काम करना है, और उसको क्या बताना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन में कि डेंजर्स अराइजिंग इन कनेक्शन विद द मशीन एंड प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि भैया ऐसे ऐसे डेंजर चीज़ हो सकती है, और इसमें क्या है, उसको सफिशिएंट ट्रेनिंग मिली हुई है, ऐसा नहीं है कि लगा दिया है, प्रॉपरली उसको आपका गियर देना पड़ेगा, ठीक है जी, उसकी ट्रेनिंग होने पड़ेगी और उसको प्रॉपरली सुपरविजन होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 27 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर, ठीक है जी। कॉटन ओपनर क्या होता है, आप मैं बता देता हूँ कि एक प्लांट टाइप होता है, ठीक है, प्लांट होता है जिसमें कि रॉ कॉटन टाइप बड़ी से डालते हैं और वो आगे से निकल आता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, कोई भी विमेन चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड इन, नो विमेन और चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ फैक्ट्री फॉर प्रेसिंग कॉटन इन विच कॉटन ओपनर इज एट वर्क, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ क्लॉजेज डाले हुए हैं, अगर करना है तो कैसे, प्रोवाइडेड, ठीक है जी, इफ़ द फीड एंड क्या है, जो जहाँ से वो निकल रहा है, फीड एंड जो है वो रूम्स वो सेपरेटेड है, जैसे कि ये आपका जो कॉटन ऑपरेटर है, यहाँ से इस पे हम एक पार्टीशन दे देते हैं और इसकी जो पार्टीशन है वो रूम की हाइट तक जानी चाहिए, ठीक है जी। पार्टीशन एक्सटेंडिंग टू द रूफ होनी चाहिए, या फिर ऐसी हाइट जो कि इंस्पेक्टर जो है वो स्पेसिफाई कर दे कि इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए जी, 8 फुट होनी चाहिए, 9 फुट होनी चाहिए, और वो राइटिंग में देनी पड़ेगी, ठीक है जी, राइटिंग में देनी पड़ेगी। और वुमेन चिल्ड्रन में भी एम्प्लॉयड कहाँ पे, इस साइड में, ये जो मैकेनिकल साइड है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वुमेन और चिल्ड्रन जहाँ पे आपका निकल रहा है कॉटन वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस उसमें आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 38 क्या कहते हैं, प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं KFC का वो आता हूँ, ठीक है, इसको पढ़ेंगे बट हम देखते हैं। अब प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर में क्या होता है, आपको जो है देखिए फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, A, B, C, ठीक है जी। अब वो आप आज गूगल करके देखेंगे किस टाइप के होते हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपको अंदर फायर एक्सटिंग्विशर रखने पड़ेंगे, पहली चीज़ है, ठीक है। KFC का एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 फायर एक्सटिंग्विशर रखने पड़ेंगे, 1। फिर आपको क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशिंग की जो आपकी जो प्रॉपरली होती है एक्सरसाइज वो करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एक पर्टिकुलर स्पॉट बताना पड़ेगा कि कहाँ पे आप लोग इकट्ठे होंगे, ठीक है जी। तो अब क्या है लिखा है कि इन एवरी फैक्ट्री ऑल प्रैक्टिकल मेजर्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ फायर, ठीक है जी। अब देखिए KFC का एग्जांपल क्यों लिया, अंदर ऑयल हो रहा है, उबल रहा है, अंदर खाना पक रहा है, किचन की जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और देखिए KFC के जो हैं, KFC मेरा बहुत फेवरेट है, इवन मैम दो वेजिटेरियन, बट मुझे यहाँ का वेज बर्गर बड़ा पसंद आता है, ठीक है। तो KFC में जो जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो USA अमेरिका के हैं, और आपके जितना भी इसका जो आर्किटेक्ट है, चाहे वो आप सऊदी अरेबिया में ले लो, इंडिया में ले लो, या फिर जापान में ले लो, ये सारा का सारा आर्किटेक्ट सेम रहता है। वो क्यों रहता है कि आपकी किचन कैसी होनी चाहिए, आपका डाइनिंग एरिया कैसे होना चाहिए, और आपका जो स्पॉट है बाहर वो कैसे कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, वो प्रॉपरली रहता है। तो अब हर फैक्ट्री जो है वो प्रैक्टिकल मेजर्स लेगी, जैसे कि आपका हीरो मोटोकॉर्प है सपोज, ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प है, तो उनका जो है आउटब्रेक ऑफ फायर में प्रॉपरली एक वो बना होगा, इनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है जी, बड़ी बड़ी कंपनीज का होता है। तो इन एवरी फैक्ट्री ऑल प्रैक्टिकल मेजर्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ फायर एंड स्प्रेड बोथ इंटरनली, देखिए इंटरनली अंदर एंड एक्सटर्नली मतलब बाहर, ठीक है जी। एंड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन, क्या करना पड़ेगा, सेफ मीन्स ऑफ एस्केप, कि देखिए अगर आपकी जैसे मैं किचन में काम कर रहा हूँ और आग लग जाती है तो आप कैसे बाहर निकलोगे, ठीक है, और कहाँ इकट्ठे होगे, सेफ मीन्स ऑफ एस्केप होनी चाहिए फॉर ऑल पर्सन इन इवेंट ऑफ फायर। अच्छा आजकल नई चीज़ों में क्या आ रहा है,
आपको जो है स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उनके लिए भी रैंप प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए, और आपके जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके बाहर वाटर होज का भी प्रावधान होना चाहिए, और आप फायर ड्रिल भी करवाने चाहिए, ठीक है। और आपके पास ये देखिए नेसेसरी इक्विपमेंट होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए किसकी, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। और इफेक्टिव मेजर्स शैल बी टेकन, किस चीज़ के लिए, वर्कर्स आर फेमिलियर विद द मीन्स ऑफ एस्केप। ये देखिए मीन्स ऑफ, ऊपर जो बात करी थी कि आपके फायर ड्रिल्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मीन्स ऑफ एस्केप जो हैं फायर के होने चाहिए। एंड यू हैव बीन एडिक्वेटली ट्रेंड, वही चीज़ फायर ड्रिल में आपको एडिक्वेटली ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगा दिए हो 1 2 3 4 5, लेकिन किसी को यूज़ करना ही नहीं आता, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। वो देखिए उसकी पेन निकालते हैं, उसको कहाँ किस एंगल से आपको कहाँ स्प्रे करना है। अब ABC मैंने कर दिया है, देखिए कई बार आपकी फायर जो होती है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से होती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि पानी नहीं डालना होता है, ठीक है। खुद भी आपका फिर KFC चिकन फ्राई बन जाएगा, ठीक है। उसमें पानी नहीं डालना होता, आपको जो आपके इलेक्ट्रिकल जो बोर्ड होता है मेन स्विच ऑफ करना पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा, उससे जो आग लगी होती है वो उसमें देखिए अब आपके जो बाहर है वो सैंड के वो रखे होते हैं। देखिए अब दूसरे वाले सेक्शन में आ जाते हैं, फायर के ऊपर ही आ जाते हैं, पेट्रोल पंप पे आ जाते हैं, ठीक है। अब पेट्रोल पंप के बाहर क्या लिखा होता है, रखे होते हैं सैंड के बड़े बड़े वो देखे होते हैं, बाल्टियों में रखे होते हैं, सैंड रखी होती है, ठीक है जी। और आपको पता है कि यहाँ पे जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं तो वो दूसरे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे वाटर विल नॉट वर्क, ठीक है जी। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है एडुकेटली ट्रेनिंग में आनी चाहिए, और नेसेसरी इक्विपमेंट जो है वो यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आपने ये सारी चीज़ें आपने डे टू डे लाइफ में देखी हुई हैं, और हम जब स्कूल्स में होते हैं तो तब भी हमें ये देखिए स्कूल्स भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे सर इंडस्ट्रियल रिलेशन है, फिर भी हाँ जी, फायर सेफ्टी में स्कूल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है इट मे मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज रिक्वायरिंग द मेजर्स टू अडॉप्टेड टू गिव इफेक्ट प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 एंड 2 जो ऊपर हमने बात करी थी। अब आते हैं 40 पे, ठीक है जी। सेक्शन 40 क्या है, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड मशीनरी, ठीक है। अब इसमें ना रोल किसका आता है, इंस्पेक्टर का रोल रहता है, ठीक है। इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन करी और उसको लगता है कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग या मशीनरी है जो कि क्या है, उसको लगता है कि वो डेंजरस है किस चीज़ के लिए, ह्यूमन लाइफ या उसकी सेफ्टी के लिए, तो वो क्या कर सकता है, एक नोटिस सर्व कर सकता है। एक नोटिस भी सर्व कर सकता है कि आप इसमें ये चेंजेस लाओ, या फिर दूसरा सेक्शन क्या कहता है इसमें कि आप इसमें जो इंस्पेक्टर है वो बोल सकता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे ऑपरेशन बंद किया जाए, ठीक है जी। अब आते हैं 40A। 40A क्या कहता है, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स। अब देखिए बिल्डिंग की मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप बिल्डिंग की मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं तो आपका कभी भी कुछ भी गिर सकता है, ठीक है। और वो गिर गया तो फिर आपको प्रॉब्लम भी आएगी, ठीक है। तो अब मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग में क्या है कि इंस्पेक्टर जो है वो बिल्डिंग को देखेगा, ठीक है। उसको लगेगा कि अच्छा आपका ये जो छज्जा है ये बहुत ही पुराना हो चुका है, ये गिर चुका है, या फिर आपने ये सीलिंग फ़ैन है ये इसकी ठीक नहीं है, या फिर आपका जंग लग गया है, कुछ भी किस भी तरीके से है, तो वो एक ऑक्यूपायर, हमने वो जो पिछले लेक्चर में किया था, ऑक्यूपायर या फिर मैनेजर को बोल सकता है कि आप ये चेंजेस लेके आओ, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 40B। सेक्शन 40B क्या कहते हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स। अब यहाँ से ना तो आपके क्वेश्चन का चांस बन सकता है, सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। अब सेफ्टी ऑफिसर्स क्या है, हर फैक्ट्री में क्या है जहाँ पे कि ये देखिए वेर इन 1000 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, 1000 और मोर, तो यहाँ से पूछा जा सकता है कितने, 1000 या मोर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड हैं, जहाँ पे कि इन ओपिनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिनको लगता है स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में लगता है कि कहीं पे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या ऑपरेशन जो हो रहा है जिस प्रोसेस में रिस्क ऑफ बॉडीली इंजरी है, पॉइजनिंग या डिजीज़ की है, या हैजार्डस हेल्थ की है। चलिए टाइप 1 में आते हैं। टाइप 1 में देखते हैं कि बॉडीली इंजरी किससे हो सकती है, ऑयल से हो सकती है, देखिए जी खाना पकाते हुए हो सकती है, चलो ठीक है। टाइप 2 में आते हैं, बॉडीली इंजरी क्या है, कार फैक्ट्री में है, ठीक है जी, वहाँ पे पेंट कर रहे हैं तो वो क्या है, उससे क्या बोलते हैं, फ्यूम्स घुस सकते हैं, ठीक है जी, पॉइजनिंग हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है, या फिर हैजार्ड टू हेल्थ है। तो इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, एक नोटिफिकेशन निकालते हैं ऑफिशियल गैजेट में, और उसमें क्या कहते हैं, एम्प्लॉय सच अ नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स दैट मे बी स्पेसिफाइड इन दैट नोटिफिकेशन की।
अब चलो, यह मैंने बोला कि आपको 3 सेफ्टी ऑफिसर्स आप करने पड़ेंगे हीरो मोटोकॉर्प कॉरपोरेशन, कौन सा वाला, मानेसर वाले प्लांट में, और उसकी क्वालिफिकेशन ये है, ये होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए, ये देखिए अगले वाले में ड्यूटीज़ क्वालिफिकेशन कंडीशंस जो है सेफ्टी ऑफिसर्स की, वो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। ठीक है जी। कि चलो ठीक है, ड्यूटीज़ आपकी होंगी कि वो चेक करेगा ऐसे 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 क्वालिफिकेशन, अच्छा आपको फायर एंड सेफ्टी ड्रिल में ये होना चाहिए, और कंडीशन क्या है कि आपके 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया हुआ है। ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 4A। 4A में क्या क्या आता है? 4A में आते हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू हैजार्डस प्रोसेसेस। अब देखिए, हैजार्डस प्रोसेसेस जो हैं वो टाइप 1 में बहुत ही कम होते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि देखिए फूड एंड सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फूड एंड सेफ्टी क्यों? सपोज़ आपने एक ऐसा बर्गर बना दिया जो कि जिसकी प्रॉपर्ली फूड एंड सेफ्टी में नहीं हुआ है, और वो बर्गर बहुत लोगों ने कंज्यूम कर दिया और उनसे फूड पॉइजनिंग होगी और 2-3 लोगों मरने के भी चांसेस आ गए। या फिर आपने कोई ऐसा ड्रिंक बनाया है, ठीक है, चलिए हम KFC से बाहर निकल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा ड्रिंक बनाया, आपके पास बार है, तो बार अगर प्रॉपर्ली लाइसेंस नहीं है, यहाँ पे आपने जो बार टेंडर रखा है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है, जहाँ पे कि उसने ठीक से नहीं बनाया है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो भी एक हैजार्डस प्रोसेस में ही है, लेकिन इसमें मोस्टली जो है हमने टाइप 2 किए हुए थे वही आते हैं। ठीक है जी। अब सेक्शन 41A क्या कहता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी के बारे में बात करता है। अब ये साइट अप्रेजल कमेटी क्या होती है? ठीक है जी। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट में परचेज अपॉइंट अ साइट अप्रेजल कमेटी। ठीक है जी। वो साइट अप्रेजल कमेटी किस चीज़ के लिए होती है? देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड, आपके हैजार्डस प्रोसेसेस जो हैं उसको देखने के लिए। ठीक है। अब इसमें कौन कौन होता है? एक होता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टेट, जो कि चेयरमैन होते हैं। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ढंग से सुन लीजिएगा। ठीक है जी। ये चीफ इंस्पेक्टर जो स्टेट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं? हमारे सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन वाले होते हैं, एक वो होंगे। फिर रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल बोर्ड ऑफ प्रिवेंशन एयर पोल्यूशन वाले एक वो होंगे, मेंबर की बात कर रहा हूँ मैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट बोर्ड अपॉइंटेड अंडर वाटर वाले, ठीक है जी, वाटर एयर, और आपके ये जो हैं वाटर एयर और आपके स्टेट बोर्ड वाले वाटर वाले वो हो गए। ठीक है जी। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट बोर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ एयर, मतलब कि आपके सेंटर और स्टेट के दोनों, वाटर और स्टेट एयर पॉल्यूशन कंट्रोल वाले। ठीक है जी। और रिप्रेजेंटेटिव किसके? डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इन द स्टेट वाले। ठीक है जी। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इन द स्टेट। फिर रिप्रेजेंटेटिव जो है मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। और एक एक्सपर्ट जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ के रिलेटेड है। तो इसमें स्टेट प्लस स्टेट और सेंटर दोनों का ही है। ठीक है जी। और स्टेट के जो आपके चीफ इंस्पेक्टर हैं। ठीक है जी। ये आ गया हमारे सबसे ऊपर चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है। ये हमारे किस चीज़ को फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे अप्रेजल कमेटी, जो कि हैजार्डस प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? सेक्शन 41C। 41C कहता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर। अब देखिए ऑक्यूपायर हमने पिछले कर दिया था, क्या होता है पिछले लेक्चर में, बेसिकली मैनेजर ही कह सकते हैं उसको, इन रिलेशन टू हैजार्डस प्रोसेस। अब देखिए मैनेजर की क्या क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी हैजार्डस प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है जी। अब टाइप 1 में आते हैं हैजार्डस प्रोसेस। अब KFC वाले क्या करेंगे? अब ये देखिए ये दोनों ही उसमें आएंगे, टाइप 1 में भी आएगा, टाइप 2 में भी आएगा। ठीक है। क्यों है वो बताता हूँ। अब इसमें मेंटेन करना है उसको एक्यूरेट और अप टू डेट हेल्थ रिकॉर्ड। देखिए दोस्तों जनरली क्या होता है, ये एक आपका SOP है। SOP क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि आपको जितने भी आपके वर्कर्स हैं उनका प्रॉपर्ली हेल्थ चेकअप कराना होता है ज्वाइनिंग से पहले। ठीक है जी। तो आपके हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो आपकी कंपनी के पास रहते हैं। ठीक है जी। और एज केस में भी मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द वर्कर्स इन फैक्ट्री हु आर एक्सपोर्ड टू एनी केमिकल टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है जी। कई बार आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज भी होती है तो उसमें भी होता है। ठीक है जी। जिसमें कि विच आर मैन्युफैक्चर्ड, स्टोर्ड, हैंडल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, तो उसमें आपका होता है। बट देखिए ये आपकी कुछ सॉर्ट ऑफ जो आपकी फैक्ट्रीज उसमें दिया हुआ है, लेकिन यूजुअली क्या है आपके ये आपके हेल्थ चेकअप तो होता ही होता है। ठीक है।
अगला क्या है, अपॉइंट पर्सन हु पोजेसेस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंसेस एंड आर competent टू सुपरवाइज सच हैंडलिंग विद इन फैक्ट्री टू प्रोवाइड एंड वर्किंग प्लेस ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज़ फॉर प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड। तो देखिए, कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास प्रॉपरली, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक केमिकल प्लांट है, ठीक है जी, और वहाँ पे केमिकल इंजीनियर की ज़रूरत है, तो केमिकल इंजीनियर ही वो काम कर पाएगा, ठीक है जी। अब देखिए, उस पे पास क्वालिफिकेशन भी है, अब सपोज उसमें बोला कि 5 साल का एक्सपीरियंस भी डाल दिया, तो एक्सपीरियंस भी है, हैजार्डस सब्सटेंस क्या है वो, हाँ चल ठीक है जी, वो नाइट्रिक ऑक्साइड से रिलेटेड कोई काम करता है, ठीक है जी, तो उसके पास हैंडलिंग का भी एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ों का जो है ख्याल ऑक्यूपायर को रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन जो है हर वर्कर का कराना पड़ता है, क्यों, बिफोर सच वर्कर इज़ असाइन टू जॉब, मतलब ये अगर आपने केमिकल इंजीनियर को कर दिया है तो आपको उसका क्या करवाना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, इन्वॉल्विंग द हैंडलिंग एंड वर्किंग विद द हैजार्डस सब्सटेंस, ठीक है जी। एंड वाइल कंटिन्यूइंग सच अ जॉब आफ्टर ही हैज़ सीज टू वर्क इन सच जॉब एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स, ठीक है जी, मतलब कि 12 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, इन सच मैनर मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 41G। 41G क्या कहता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो आता है ना आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, अब ये सेफ्टी मैनेजमेंट, ये आपका डायरेक्टर प्रिंसिपल में तो दिया हुआ है, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब ऑक्यूपायर क्या करता है, ऑक्यूपायर मैनेजर जो है उसका क्या है, इन एवरी फैक्ट्री वेयर अ हजार्डस, जहाँ पे कि एक हजार्डस प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है, चलो केमिकल फैक्ट्री का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है जी, जहाँ पे हजार्डस सब्सटेंस जो है वो यूज़ किया जा रहा है, हैंडल किया जा रहा है, ठीक है जी, उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको सेफ्टी कमेटी बनानी पड़ेगी जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स होने चाहिए, जैसे कि आपके 10 वर्कर्स के इक्वलेंट एक होना चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, और अगर 100 हुए तो आपके 10 रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, एग्जांपल, ठीक है। और उसमें मैनेजमेंट टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, और वो किस चीज़ में है, वो किस चीज़ में है, इन मेंटेनिंग प्रॉपर सेफ्टी हेल्थ एट वर्क एंड रिव्यू पीरियडिकली द मेजर्स टेकन इन द बिहाफ, ठीक है जी, प्रोवाइडेड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑर्डर इन राइटिंग जो है वो एग्जेम्प्ट कर दे, कि स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया जी राइटिंग में कि ये क्लास के जो हैं, ये फैक्ट्री या फिर ये क्लास ऑफ फैक्ट्री जो है वो उनको हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, किससे, सेटिंग ऑफ सच अ कमेटी, कई बार हो जाता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कर देती है। और जो कॉम्पोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी है, ठीक है जी, उसमें उसका जो टेन्योर ऑफ ऑफिस मेंबर और जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो सारे के सारे प्रिस्क्राइब करेंगे, और वो कहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट की दी होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, ठीक है, अभी और भी इसका करना है, बट आई होप कि आज सुस्ती आपको नहीं आई होगी और इजीली आपको चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। देखिए दोस्तों, सेक्शन जो है, ठीक है, सेक्शन जो है उसको आपने रटना नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि अच्छा चलो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है जी, मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में सीधे बोलते हैं सर पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और आपको सेक्शन जो है वो आपको याद होने चाहिए थोड़े बहुत, ठीक है जी, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे जो सेक्शंस ऊपर दे दिए हुए हैं उसमें से जैसे जिस पे ज़्यादा एम्फेसिस किया हुआ है उनको याद रखिए, ठीक है जी। हैजार्डस हो गया या फिर वर्कर मैनेजमेंट, आपको यूजुअली सेक्शन कम पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आपने ये जब पीडीएफ कर लिया है, ये लेक्चर कर लिया हुआ, सेक्शन कम किया जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ऊपर हमने बोला था कि 1000 से ऊपर होने चाहिए, ठीक है जी, या फिर पिछले लेक्चर में भी हमने किया था कि 500 से ऊपर होने चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, इस टाइप के आ सकते हैं। देखिए, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम नहीं है, देखिए कई बार आपने देखा होगा यूपीएससी जो है हमारे वो डॉक्टर से रिलेटेड जो हैं वो भी निकालते हैं, यूपीएससी डॉक्टर से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम निकालते हैं, तो वो क्या होता है, वो स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है। लेकिन ईपीएफओ जो है ना दोस्तों, दैट इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम, वाई, क्योंकि इसमें जो है एनी ग्रेजुएट इज़ एलिजिबल। तो यूपीएससी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दे विल ओनली आस्क द बेसिक्स दैट यू शुड नो। फिर वो शुड नो में आपके जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है,
पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, ये जिस टाइप की भी हैं ये आपको बेसिक्स आने चाहिए, और बेसिक्स के बाद थोड़े से एडिशनल में आ जाओगे तो वेल एंड गुड। ठीक है, घबराना नहीं है, रिवीजन इज़ द की, रिवीजन इज़ द की फॉर एनी एग्ज़ाम। ठीक है, आप इसको आराम से करते जाइए। ठीक है, और आई होप आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे। टेक केयर, बाय बाय।